भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई राजनाथ सिंह जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई नितिन गडकरी जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष स्नेही भाई रामविलास शर्मा जी, हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष भाई कुलदीप बिश्नोई जी, मंच पर आसीन भाजपा और हजका के सभी वरिष्ठ नेतागण और सोनीपत की इस रैली में उपस्थित आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और स्नेही भाइयों, सबसे पहले तो मैं आज इस रैली के संयोजक भाई रमेश कौशिक और उनकी टीम के लोगों को हृदय से बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी विशाल और सफल रैली का संयोजन किया। ये रैली हमारे लिए एक और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये रैली हरियाणा में होने वाली लोकसभा की परिवर्तन रैलियों की श्रृंखला की पहली रैली थी। और आप जानते हैं कि जब अपन दुकान खोलते हैं तो पहला ग्राहक जो आता है उसे बोनी कहते हैं, और अगर बोनी अच्छी हो जाए तो कहते हैं आज तो दिन बल्ले बल्ले हो जाए। तो भाई रमेश कौशिक जी, हमारी रैलियों की बोनी बढ़िया करके आपने दिखा दिया हरियाणा में भाजपा हजका की बल्ले बल्ले हो। मैं राजनाथ जी और नितिन जी दोनों को बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ रैलियां सुनने की बड़ी स्थापित परंपरा है। लोग बड़े उत्साह से रैली में आते हैं और बड़ी तसल्ली से बैठ के सुनते हैं, और जो सुनकर जाते हैं उसकी फिर जाके गांव मोहल्ले चौपाल में चर्चा करते हैं। आपको ये धोती कुर्ते वाले, मंडासे वाले, साफे वाले लोग देहाती लगते होंगे, लेकिन इनकी राजनीतिक सूझबूझ के बारे में अगर आपको कभी जानना है तो ऐसे ही गाड़ी में चलते चलते किसी गांव में किसी चौपाल में पहुंच जाइए और उनसे चर्चा करिए। वो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति का नक्शा आपके सामने खींच देंगे। इतना ज्यादा ये राजनीतिक रूप में इतना जागरूक है ये प्रदेश, और ये जटिल प्रश्नों के उत्तर भी जानते हैं। मैं नितिन जी को बताना चाहती हूँ कि एक बार मैं चुनाव लड़ रही थी। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं, करीब 3-4 महीने का अंतर होता है। पहले लोकसभा का चुनाव आता है, फिर विधानसभा का चुनाव आता है। तो जब मैं गांव में जाती, ताऊ वोट चाहिए, दोनों हाथ मेरे सिर पे रख के कहते, बेटी फिक्र ना कर, तरली के बारे बाद में सोच लेंगे, ऊपरली वोट तेरी। आप समझे नहीं, तरली का मतलब है विधानसभा की वोट, ऊपरली का मतलब है लोकसभा की वोट। तो उन्होंने कहा कि विधानसभा की वोट आएगी तब सोच लेंगे क्या फैसला करना है, पर ऊपर की वोट तेरी पक्की, ये हम तुझे भरोसा दिलाते हैं। ये तरली और ऊपरली भी जानते हैं और न्यारा न्यारा फैसला भी कर चुके हैं। पर भाइयों और बुजुर्गों, आज तो मैं तरली ऊपरली दोनों मांगन खातर आई हूँ। मने तरली भी चाहिए और ऊपरली भी चाहिए, क्योंकि पिछली बार हमने तरली और ऊपरली दोनों कांग्रेस ने दे दी थी, और दोनों सरकारें ने गदर मचा रखा है। ऊपरली तो महंगाई के बोझ तले दाब रही है, और तरली वो तो लूट खसोट मचा रही है। तो इसलिए मन ने तो तरली भी चाहिए और ऊपरली भी चाहिए। न्यारा न्यारा फैसला को नहीं मंजूर, न्यारा फैसला इस पर मंजूर नहीं है भाई। हमने परिवर्तन रैली नाम रखा है, और परिवर्तन रैली का मतलब है परिवर्तन हरियाणा प्रदेश सरकार का भी चाहिए और परिवर्तन केंद्र कांग्रेस की सरकार का भी चाहिए। और ये परिवर्तन बढ़िया से बढ़िया हो जाए, इसलिए हमने हजका के साथ गठबंधन किया। और भाजपा हजका गठबंधन ने रुक्का माच दिया, रुक्का। कहीं चले जाओ लोग कहते बहन जी यू बहुत बढ़िया किया। अब क्या होया गठबंधन तो अब क्या ठोक के वोट दिया
जाएंगे, कहो ना तुम। हज का भाजपा गठबंधन को ठोक के वोट दोगे, क्यों? कुछ लोग कहते हैं ये गठबंधन क्यों वोट पाएगा, ये तो जाट विरोधी गठबंधन है। मैं आज इस मंच से स्पष्ट कहना चाहती हूं, भाजपा हज का गठबंधन जाट विरोधी गठबंधन नहीं है। भाजपा हज का गठबंधन सर्वस्पर्शी गठबंधन है, भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी होने में विश्वास रखती है। ये 36 बिरादरी का गठबंधन है, ये हर वर्ग का गठबंधन है, ये हर समाज का गठबंधन है। ये गठबंधन समाज को तोड़ता नहीं, पूरे समाजों को जोड़ने वाला गठबंधन। और कुछ लोग कहते हैं ये गठबंधन बचेगा भी, ये तो टूट जाएगा। भाई, गठबंधन पर दस्तखत करने वाले नितिन गडकरी और सुषमा स्वराज तो यहाँ बैठे हैं, और उसके ऊपर मोहर लगाने वाले राजनाथ सिंह संग बैठे हैं। इसलिए ये गठबंधन टूटेगा नहीं, पर ये कांग्रेस ने तोड़ के रहेगा, उखाड़ के रहेगा। तो जो तुम्हें कहे कि ये गठबंधन टूटेगा, कि भाई टूटे नहीं, तोड़ेगा। कांग्रेस ने कतई तोड़ के रख देगा। इसमें 10 में से 10 तो लोकसभा की, 2 हजकाले लड़ेंगे और 8 हम लड़ेंगे, और 90 में से जमानतें जब्त करके बाकियों की एन बढ़िया मजबूत सरकार हरियाणा की, और पहला मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई और बाद में भाजपा का, ये तय किया है हमने। और गठबंधन के लोग यहाँ बैठे हैं, तो ये गठबंधन टूटे नहीं। ये मन में से भ्रम निकाल दो, ये गुमराह करते घूमते हैं लोग। गठबंधन टूट जाएगा, गठबंधन बिल्कुल नहीं टूटेगा। इसी गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव भी लड़ेगी और विधानसभा का भी चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बनाएंगे और गठजोड़ का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये आपको आज मैं यहाँ कह के जाऊँ। और ये ऊपर की वोट क्यों मांग रही हूँ, नीचे की वोट और ऊपर की वोट क्यों मांग रही हूँ, ये भी बता दूं। नीचे की वोट तो इसलिए मांग रही हूँ मित्रों, इसलिए मांग रही हूँ कि बहुत दुख होता है। वो मेरा हरियाणा जो कभी अपनी पक्की सड़कों के लिए जाना जाता था, अपनी चमकदार बसों के लिए जाना जाता था, 100% गांवों के विद्युतीकरण के लिए जाना जाता था, पूरे देश में औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है, वो हरियाणा आज जाना जाता है दलितों पर होने वाले अत्याचार के लिए। वो हरियाणा जाना जाता है औरतों की लुटती इज्जत के लिए। वो हरियाणा जाना जाता है महिलाओं के अपमान के लिए। तो माथा शर्म से झुकता है। छोटा सा हमारा प्रदेश, मगर देश का सबसे विकसित प्रदेश था। अन्य राज्यों से जब लोग हरियाणा में आते थे तो यहाँ की समृद्धि देखकर रश्क करते थे, यहाँ का विकास देखकर ईर्ष्या करते थे। क्या हमारा राज्य भी इतना समृद्ध और विकसित हो सकता है, इसकी कल्पना करते थे। लेकिन आज जब हरियाणा के बारे में खबर छपती है तो माथा शर्मसार होता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र जो पहले फरीदाबाद में रहते थे, अमेरिका चले गए, तो हमसे मिलने आए। तो आकर बोले कि बहन जी, फरीदाबाद की क्या हालत हो गई। मैंने कहा हालत तो खराब है। बोले नहीं, जब हम यहाँ से गए थे तो रोज रात को इंडस्ट्रीज के न्यून साइंस के माध्यम से पूरा फरीदाबाद जगमगाता था। लगता था दिल्ली कब खत्म हो गई और कब फरीदाबाद आ गया। पूरे में जगमग 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 टिमटिमाती थी बिजलियां। आज फरीदाबाद अंधेरे में है। सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई। क्या हरियाणा में कोई इंडस्ट्री नहीं है? मैंने कहा नहीं है। बोले कौन सी इंडस्ट्री है? मैंने कहा आजकल हरियाणा में केवल एक इंडस्ट्री है, CLU इंडस्ट्री, चेंज ऑफ लैंड यूज इंडस्ट्री।
लेकिन जिसका पैसा हरियाणा के खजाने में नहीं जाता, जिसका पैसा उस मंत्री की जेब में जाता है और उस मुख्यमंत्री की जेब में जाता है जो सीएलयू की फाइल पर हस्ताक्षर करता है। उनकी आंख में आंसू आ गए। धरती का अधिग्रहण हो रहा, धरती का लैंड यूज चेंज हो रहा। जो हरियाणा देश का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश हुआ करता था, वहां की धरती बिक रही है, अधिग्रहित की जा रही है। और मैं आपसे जो ऊपरली वोट मांग रही हूं वो इसीलिए मांग रही हूं कि अगर आपने ये 10 के 10 लोग वहां ना भेजे होते, हमारा तो एक भेजा गठबंधन का, वो भी उपचुनाव में, तो हरियाणा के इन मामलों को लोग संसद में उठाते। मित्रों, संसद की बहुत बड़ी भूमिका होती है विषयों को उठाने में, वातावरण तैयार करने में। आज जो इतना बड़ा मामला बना है पूरे देश में, कांग्रेस विरोध का जो वातावरण बना है, वो संसद की भूमिका के कारण बना है। कोलगेट का एक मसला बैठे हैं नितिन गडकरी, किसके प्रयास का कारण है? हमारे अपने एक सांसद हंसराज अहीर, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हंसराज अहीर, ये उनके प्रयास का परिणाम है कि कोलगेट का 1,86,000 करोड़ का ये घोटाला सामने आया है। जब 2G आया था, जब CWG आया था, तो हंसराज अहीर आकर मुझसे कहते थे, मैडम अभी आप रुक जाइए, अभी कोल ब्लॉक आवंटन का जब मामला आएगा तो लोगों की आंखें चुंधिया जाएंगी, ये 2G और CWG छोटे पड़ जाएंगे। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो CAG की पहली रिपोर्ट कोलगेट में आई थी, उसमें 10 लाख करोड़ का घाटा दिखाया गया था, 10 लाख करोड़ का। ये तो सरकार ने उनको जवाब दिया कि इसमें से सरकारी संयंत्रों को देने वाला कोयला हटा दीजिए, PSU को देने वाला कोयला हटा दीजिए, उसके बाद रिपोर्ट बनाइए। वो सरकार की बात मानकर वो सारा घाटा जब निकाल दिया गया, तब 1,86,000 करोड़ के घाटे की रिपोर्ट आई। वो भी 2G और CWG को पार कर गई, क्योंकि CWG 70,000 करोड़ का घोटाला था, 2G 1,76,000 करोड़ का घोटाला था। लेकिन सारा सरकारी घाटा निकालने के बाद भी कोलगेट का घाटा 1,86,000 करोड़ का आया। अगर कोई हंसराज अहीर जैसा सांसद आपने भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का दिया होता, तो वो उल्लावास की घटना उठाता, वो बड़खालसा की घटना उठाता, वो यहाँ के लोगों का जो बासमती के दाम का मामला था वो उसको उठाता। लेकिन क्योंकि आपने कोई दिया ही नहीं था, इसलिए ओम प्रकाश धनखड़ के हम मुरीद हो जाते, वो आकर बता देते हैं, बहन जी आप ये मसला उठा दो, तो मैं उठा देती। उन्होंने बासमती के दाम की बात कही तो मैंने उठा दी। बड़खालसा गांव के आगे से हम स्वयं निकले, मैं और नितिन गडकरी जी जा रहे थे। हम जिस कार्यक्रम में जा रहे थे, करनाल की रैली में, रास्ते में वो लोग बैठे थे, बरसों से बैठे, भूमि का मुआवजा नहीं लिया, उसका कब्जा नहीं दिया, वहां बैठे हैं औरतें बच्चे समेत बड़खालसा के सामने। उनसे मैं जाते हुए वादा करके गई थी कि भूमि अधिग्रहण कानून जब पास होगा तो हम उसमें ये करवाएंगे कि जिन किसानों ने कब्जा नहीं दिया है, जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया है, उनको मुआवजा नए एक्ट के माध्यम से दिया जाएगा, पुराना एक्ट उन पर लागू नहीं होगा। आपकी बेटी थी, हरियाणा का दर्द जानती थी, इसलिए भूमि अधिग्रहण कानून में ये प्रावधान करवाया। और इसलिए बड़खालसा के लोगों को पुराना मुआवजा नहीं मिलेगा। अगर उनकी भूमि ली जाएगी तो मार्केट रेट के 4 गुना दाम पर ली जाएगी। ये प्रावधान हमने करवाया। लेकिन मुझे दुख होता है, राहुल गांधी सभाओं में खड़े होकर कहते हैं भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध किया था विपक्ष ने। भैया राहुल गांधी संसद में तो आते नहीं, वहां क्या कार्रवाई होती है उसे सुनते नहीं, उसके बारे में जानते नहीं। उनके संगी साथी जो उनको बता देते हैं उसकी सत्यता जांच करने की भी जहमत उठाते नहीं। और उस
बात को जस का तस कह देते हैं। मैं कहना चाहती हूँ राहुल गांधी जी को कि जिस समय जयराम रमेश जो संबंधित मंत्री हैं भूमि अधिग्रहण के, जब वो बोल रहे थे संसद के अंदर खड़े हुए, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत किस वाक्य से की थी? उन्होंने राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद दिया था, उन्होंने मुझे विशेष रूप से धन्यवाद दिया था और ये कहा था कि मैं नेता प्रतिपक्ष का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब इस भूमि अधिग्रहण बिल पर सर्वदलीय बैठक हुई, 2 बार हुई, दोनों बार जब मामला अटक गया तो नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं आगे बढ़कर रास्ता निकाला और इसलिए आज हम भूमि अधिग्रहण पर चर्चा कर रहे हैं। ये जयराम रमेश जो उनके मंत्री हैं, उनका बयान है, संसद में दिया गया बयान, संसद की कार्रवाई में दर्ज है, लिखित में। राहुल गांधी उठाकर देख लें। संबंधित मंत्री हम लोगों को आभार प्रकट करते हैं, हमें धन्यवाद देते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि हमने भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था। बंधुओं, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, इस भूमि अधिग्रहण विधेयक में 2 ऐसे किसान समर्थित संशोधन करवाने में हम लोग कामयाब हुए हैं जिससे किसान का बहुत फायदा हो। एक संशोधन जो मेरी ही तरफ से दिया गया, सरकार ने माना कि अगर आपका काम लीज से चल सकता है तो आप भूमि अधिग्रहण मत कीजिए, केवल उससे लीज पर लीजिए, मालिकाना हक किसान का रहने दीजिए। और मैंने बोलते हुए कहा था कि किसान का अपनी जमीन से भावनात्मक संबंध होता है। जब उससे मालिकाना हक छिनता है तो उसकी आत्मा रोती है। जो पैसा उसे मिलता है उसका प्रबंध करना वो नहीं जानता। वो पैसा साल 2 साल में खुर्द-बुर्द हो जाता है, वो भूमिहीन भी हो जाता है और धनहीन भी हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी प्रोजेक्ट में लीज पर ले सकते हैं तो उसको वार्षिक आमदनी मिलेगी, पर जमीन उसकी रहेगी। आज जब जमीन छिन जाती है तो अपने पोते की उंगली पकड़ के जाकर दिखाता है कि देख बेटा, ये धरती कभी हमारी होया करे थी, और आंख में आंसू आते हैं। लेकिन तब अगर वो पोते की उंगली पकड़ के जाएगा तो कहेगा बेटा, ये जो फैक्ट्री लगी है ना, ये धरती हमारी है, इसके मालिक हम हैं, और कभी अगर वो प्रोजेक्ट खत्म होगा तो वो धरती उसे वापस मिलेगी। या जिस प्रोजेक्ट के लिए वो धरती ली गई है, अगर वो प्रोजेक्ट किसी कारण नहीं लगेगा तो धरती किसान के पास रहेगी। ये संशोधन हमारा दिया हुआ संशोधन है जो सरकार ने माना। और एक दूसरा संशोधन करवाया। जब ये बिल लोकसभा में पेश हुआ था बंधुओं, तो उसी समय भू माफिया गांव-गांव उतर गया था। उसको ये लगा था कि ये बिल देर सवेर जरूर पास होगा, और इसमें ये प्रावधान है कि मार्केट रेट से 4 गुने दाम मिलेंगे, तो तुम किसानों से धरती खरीद लो, बाद में अधिग्रहित करवा देना, जब अक्वायर होगी तो मोटा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। तो मैंने ये संशोधन दिया कि इस बिल के पेश होने के बाद से जो भी धरती किसान से खरीदी गई है, अगर 3 साल के अंदर वो अक्वायर की जाती है तो मुआवजे की राशि का 50% उस किसान को मिलेगा जिससे वो धरती खरीदी गई। ये सारे काम हम क्यों करवा पाए? क्योंकि आपके दर्द को जानते थे। लेकिन अगर आपके अपने सांसद होते तो बड़खाल साहब की आवाज सदन में बहुत पहले गूंजती। बासमती के दाम की आवाज उसी समय गूंजती जिस समय बासमती का किसान सर पर हाथ रख के रो रहा था। इसलिए मैं आपसे आज कहने आई, ऊपरली वोट इसलिए चाहिए कि देश का जो सत्यानाश होने का एक चित्रण अभी नितिन गडकरी जी के आपके सामने रखा है, उस देश को अगर आप उस सत्यानाश से उबारना चाहते हो तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। इसलिए फूल पर वोट चाहिए। और नीचे की वोट क्यों चाहिए? नीचे की वोट इसलिए चाहिए कि ये जो लूट खसोट मचा रखी है इन लोगों ने, वो लूट खसोट खत्म करके एक साफ सुथरी ईमानदार सरकार, एक जनसेवी सरकार हरियाणा में आ जाए। वो भाजपा हज का गठबंधन की सरकार होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहने आई
कि आज इस परिवर्तन रैली के दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य है पहले लोकसभा में भाजपा की सरकार बनाना और दूसरा उद्देश्य है बाद में हरियाणा में भाजपा हजका गठबंधन की सरकार बनाना और गठबंधन टूटेगा नहीं इसका विश्वास दिलाना। ये विश्वास दिलाते हुए और आपसे ये विश्वास लेते हुए कि इस बार परली और उपरली दोनों वोट हमें मिलेंगी, मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ और आपका विश्वास अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।